Assalamu alaikum, Dr. Myra here, and I'm teaching in the Sharif Medical College and working as hijama therapist. So today we are going to discuss about interstitial lung disease. ठीक है, interstitial एक नट शेल में मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होती है, किस तरह हम इसको सिम्टम्स होते हैं, किस तरह हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और किस तरह हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे. सो रिसेंटली जो मेरी मेड है वो उसको ये डायग्नोज हुआ है और फिर इसके बारे में मैंने ये सोचा कि ये अवेयरनेस हमें होनी चाहिए और हमें देर नहीं करनी चाहिए कि अगर हमारे सिम्टम्स कुछ वर्स्ट हो रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम वक्त के ऊपर दोबारा इन्वेस्टिगेशंस करवा के और अपनी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें. अब इसकी मैं स्टोरी थोड़ी सी शेयर करती हूँ कि शी इज़ लाइक 40 years ओल्ड और इसमें उनकी कफ़ शुरू हुई थी, दैट वाज ड्राई कफ़. और उसके बाद उनको शुरू हुआ था शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड दैट वाज एक्सर्शनल डिस्निया, यानी जैसे काम करने में उनको दिक्कतें फील होती थी और सांस फूलता था. ये दो सिम्टम्स थे और मुझे ये फ़ील हुआ था क्योंकि ये लोग वेट वगैरह खुद तो चेक नहीं करते लेकिन वेट लॉस की भी हिस्ट्री है. तो मुझे ये वाज़ह तौर पे लगा था कि ये इनका वेट लॉस भी हुआ है. तो हमारे ज़हन में ये आता हो सकता है माइट बी टीबी हो, कोविड हो, क्या एज़मा की प्रॉब्लम हो. तो इसमें हमने सबसे पहले जो है पेशेंट का ये ऐसे होंगे जब वो उन्होंने क्या किया था, फिर डॉक्टर्स ने उनको स्टेरॉइड्स भी कुछ दिए थे, कुछ इन्हेलर्स दिए, कुछ एंटीबायोटिक्स दी, कुछ एंटी एलर्जिक्स दी. तो उनसे ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गई थी लास्ट ईयर. तो अब ये हुआ कि इस साल में इनके दोबारा से ये सिम्टम्स अभी तकरीबन 1 वीक 2 वीक पहले शुरू हुए हैं और वही बात है कि वर्स्ट होती रही ये खांसी. तो इनको भेजा था मैंने हॉस्पिटल में और उनकी ट्रीटमेंट उससे हुई है और उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं जिसमें एचआरसीटी हुआ है और पता चला कि ये प्रोबेबली नॉट 100% बट 70 to 80% इट इज़ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़. और अब मैं आपको बताऊँगी कि इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ होती क्या है और उसमें क्या एहतियात कर सकते हैं हम. और इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ मीन कि इंटरस्टिशियम. अब इंटरस्टिशियम हमारे पास क्या है कि हमारे एक एयरवेज़ जो होते हैं उसके अराउंड एक हमारी जो लंग के अंदर एयरवेज़ हैं जिससे हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है. अब वो इंटरस्टिशियम से होके जैसे मैं आपको एक्सप्लेन से करती हूँ, ऑक्सीजन ली हमने, ये हमारे एयरवेज़ में गई और एयरवेज से हमारे क्या होगा, इंटरस्टिशन से गुजर के ब्लड में जाएगी. जैसे आप ये समझ लें कि यहाँ पे एक साइड है या दूसरी साइड और यहाँ पे ब्रिज है. तो हमारी ऑक्सीजन एयरवेज में से ब्लड तक जाने के लिए एक ब्रिज है, दैट इज़ इंटरस्टिशियम. ठीक है, अगर आप इंटरस्टिशियम हमारा ख़राब है या इन्फ्लेम्ड है तो ऑक्सीजन जो होगी यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगी, यानी हमारे ब्लड में नहीं पहुँच सकेगी और हमारी पूरी बॉडी विल बी डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन. दैट इज़ व्हाई द पेशेंट इज़ हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. तो इसमें क्या करेंगे हम, पेशेंट का इंटरस्टिशियम इन्फ्लेम्ड है. इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में क्या है कि हमारी ऑक्सीजन हमारे एयरवे से और एल्वेलाई से क्या होगा, इंटरस्टिशियम के थ्रू हमारी ब्लड में नहीं आएगी क्योंकि ब्लड ने ही हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है. तो अगर ये नहीं हो सकेगा तो हमारी बॉडी विल बी डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, वी आर गोइंग टू हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ हमें कफ हो सकती है. इसके अलावा जो लंग है, ये वाली जो साइड है जो लंग्स की होगी, वो क्या होगा, उसमें फाइब्रोसिस हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगी अपने साइज़ में. तो इसमें और क्या वजूहात ये हो सकती हैं इस बीमारी की, इसमें बहुत सारी पिजन्स के बारे में या आप कहते हैं कुछ एनिमल्स भी आपको ये ट्रिगर कर सकते हैं डिज़ीज़, जिसमें पिजन्स को स्पेसिफिकली देखा गया है. इसके अलावा हम देखते हैं कोई इन्फ्लेमेशन, जैसे हम कोविड का आजकल बहुत चल रहा है तो कोविड पोस्ट कोविड भी ये कंडीशन हो सकती है. कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई हो सकता है कोई पेशेंट ऐसा भी हो जो कि ऐसी इंडस्ट्रीज और केमिकल से एक्सपोज हो, तो उसके उसमें भी ये चीज़ ट्रिगर हो सकती है, ये डिज़ीज़ हो सकती है. स्मोकिंग, अल्कोहल, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस और कोई ऐसी एलर्जी कंडीशन है जो आपके इसको ट्रिगर करती हैं, या कुछ सीजनल एलर्जीज़ हैं, वो भी ये इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ हो सकती है. हमने इस इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ को बाकी चीज़ों से एक डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे, क्योंकि सिम्टम्स उनमें भी यही होगी, थकावट रहेगी, खांसी आएगी और सांस लेने में दिक्कत आएगी. तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में हम स्पेसिफिकली पेशेंट को विल नॉट स्टिक टू द um, only x-rays, but we are going to advise the patient to go for HRCT. HRCT is high resolution CT scan. तो हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन के ऊपर हम लंग की पिक्चर देखेंगे. अच्छा, लंग जो होगी वो सिकुड़ी होगी. जब लंग सिकुड़ने की वजह से हमारे हार्ट का साइज़ भी एनलार्ज हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कार्डियोमेगाली. तो ये सब चीज़ें हमें नज़र आ सकती हैं HRCT में. HRCT में हमें निमोनिक पैचेस भी मिलेंगे जो डिफरेंट एक स्पॉट्स की तरह एक लंग में हम देख सकते हैं उनको हाई रेजोल्यूशन के ऊपर.
इसके अलावा हम लोग पेशेंट का डायग्नोसिस एक बायोप्सीज़ पे भी करते हैं। पहले तो बहुत मुश्किल होता था, पूरी एक सर्जरी से हम लंग बायोप्सी लेते थे। अब बहुत ईज़ी हो गया कि हम ब्रोंकोस्कोपी एक कैमरे के थ्रू देखते हैं और उसमें हम ऐसी डिज़ीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या है लंग का टिश्यू के साथ क्या है मसला और क्या चेंजेज़ इसमें आ सकती हैं। तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशंस थी और इसमें हम देखते हैं और टाइप कौन सी है, एक सेलुलर टाइप होती है, एक फाइब्रोटिक टाइप होती है। सेलुलर जो टाइप होती है इसके अंदर वो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हम स्टेरॉइड्स देते हैं पेशेंट्स को उससे बेहतर हो जाती है। लेकिन जो फाइब्रोटिक होती है वो स्टेरॉइड से नहीं बेहतर होती, उसमें हमें क्या होता है कि इम्यूनिटी कुछ कम करने के लिए, क्योंकि ये जो स्कारिंग हुई है, जो आप कहते हो ना कोई ज़ख्म होता है और आपके हीलिंग एक स्कार टिश्यू होता है, इसी तरह वो हमारा क्या है, ज़ख्म सा एक हुआ है हमारे लंग्स में और उसके ऊपर एक स्कार बना है। उसकी वजह से एक साइज़ जो है लंग का वो सिकुड़ गया है। तो उस सिकुड़ने की वजह से भी हम उसमें हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। उसमें हमने कोई ये जो सिकुड़ने वाला प्रोसेस है, ये एक हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत का ही पार्ट होता है। तो उसमें ये हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को कम करने वाली अद्वियात को हम शामिल करते हैं। उसमें हम कुछ जैसे कहते हैं कुछ हमारे पास एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इस तरह की हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं जिसको हम इन्फ्लेमेशन को और मज़ीद सिकुड़ने से रोकते हैं। और माइंड इट, ये एक दफ़ा फाइब्रोसिस हो गया है तो वो रिवर्स नहीं होगा। और अगर फाइब्रोसिस को हमने मतलब उतना ही रहे, फर्दर ना बढ़े, उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं। तो इसलिए ये वक्त पे ऐसी बीमारी की डायग्नोसिस हो जाना और उसकी ट्रीटमेंट जल्द अज जल्द स्टार्ट कर देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेन एवर यू आर हैविंग कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मलेज एंड फीवर, do just check for and always go for the investigations like bronchoscopy, ऐसे पेशेंट्स के लिए होती है। और इसके अलावा हम पेशेंट का HRCT, हमारे उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को कौन सी स्टेज पे है, क्या है उसका, और हमने क्या उसमें दवाइयाँ स्टार्ट करनी है। और ऐसे पेशेंट्स के लिए हम फिजियोथेरेपी की भी कुछ टेक्निक्स करते हैं। एंड ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई अगेन रिपीट कि कई दफ़ा हमारे पास स्टीरॉइड्स का भी रोल होता है। कई दफ़ा हम पेशेंट को कुछ इनहेलेशनल टेक्निक्स बताते हैं, कुछ फिजियोथेरेपी करवाते हैं जिसको हम लंग रिहैबिलिटेशन कहते हैं। और इसके अलावा हम लोग कई पेशेंट्स को हम कुछ इम्यूनिटी कम करने वाली अद्वियात भी देनी पड़ती हैं ताकि लंग जो है सिकुड़े मत ज़्यादा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। और एक आपका टेक होम मैसेज है कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ को एक वक्त पे उसका पता चल जाना और जल्द अज जल्द उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना, क्योंकि वंस द फाइब्रोसिस इज डेवलप्ड इट इज़ इरिवर्सिबल। तो इसको, ये तो हम रिवर्स नहीं कर सकेंगे लेकिन हम उसको फर्दर सिकुड़ने से रोक सकते हैं, और जिसमें हमारा इन बीमारियों का रोल है। और माइंड इट, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और इसमें बर वक्त आप जो है बहुत टाइमली आप इसको डायग्नोस करें। ये एक बहुत सिंपल वे में मैंने एक नटशेल में आपको बताया कि व्हाट इज़ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और कैसे ये हमारे फेफड़ों को, इंटरस्टिशियम को इफ़ेक्ट करती है और क्या-क्या सिम्पटम हो सकते हैं। और जल्द अज़ जल्द आप अपने, जब आपको ऐसे सिम्पटम्स हो, आप पल्मोनोलॉजिस्ट जो स्पेसिफिक इस फील्ड में मास्टर हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट दोज़ डॉक्टर्स। होप ये आपको हेल्प की। और टेक केयर।